अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका होस्ट विकास। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि अभी जितेंद्र कुमार जी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो उसी के संदर्भ में और जो हमारा सेशन चल रहा था कि हम लोग सारे पेपर को हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज कंप्यूटर का जो असेंबली होता है वो आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उसको कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा। तो आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कंप्यूटर को कैसे पूरा आपको दिखाएंगे, आपको एक्सप्लेन ऑल पार्ट के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है वो सब आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देख लेते हैं। जब हम कंप्यूटर या किसी भी अन्य डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पीसी आदि से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस डिवाइस के आर्किटेक्चर को समझना होता है, जिसके लिए हम हमारा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं। जबकि समांतर सभी डिजिटल डिवाइस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या भाग है। तो पहला आपका है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। वे डिवाइसेस जिनमें कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन यानी प्रोसीड डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जो कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। जबकि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि द्वारा भी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। आदि के द्वारा भी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जा सकता है अथवा कंप्यूटर से रिटर्न होने वाले प्रोसीड डेटा यानी इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसलिए ये सभी कॉमन रूप से इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये था आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब बता देते हैं आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या काम करता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी काम होता है उन सभी कामों को या तो सीपीयू करता है या कंप्यूटर के अन्य डिवाइसेस से उन कामों को करवाता है। इसका मुख्य काम विभिन्न प्रकार के प्रयोग को एग्जीक्यूट करना होता है। इस सीपीयू में भी विभिन्न भाग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो पहला है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मुख्य काम सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। सीपीयू का ये भाग कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रियाओं का संचालन करता है या इनपुट ऑब्लिक आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है। साथ ही एएलयू ऑब्लिक मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को प्रदर्शित करता है। सीपीयू का यही भाग इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होता है और किसी प्रकार से रन होने वाले प्रोग्राम के आधार पर प्रोसेसिंग डेटा यानी आउटपुट रिटर्न करेगा। पूरे कंप्यूटर की कंट्रोलिंग करने का काम सीपीयू का यही यूनिट करता है। वास्तव में हमारे डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम इसी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से प्राप्त करता है और इन इंस्ट्रक्शन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, जिससे डेटा पर प्रोसेसिंग हो सके। कंट्रोल यूनिट एएलयू को बताता है कि प्रोसेसिंग के लिए डेटा मेमोरी में कहां पर स्थित है, डेटा पर क्या प्रक्रियाएं करनी है और प्रोसेसिंग के बाद डेटा को वापस मेमोरी में कहां पर स्टोर करना है। तो ये था आपका कंट्रोल यूनिट।
अब बात करते हैं ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CPU के इस भाग में सभी प्रकार की अंकगणितीय व तार्किक प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस भाग में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो बाइनरी अर्थमेटिक की गणनाएं करता है। ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देश या मार्गदर्शन लेता है, मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है और परिणाम को या प्रोसीड डेटा को वापस मेमोरी में ही स्टोर करता है। तो ये था आपका ALU। अब बात करते हैं रजिस्टर की। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकती हैं। इन्हें रजिस्टर कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार जो भी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन व डेटा मेमोरी से आते हैं वे ALU में कैलकुलेशन के लिए रजिस्टर में स्टोर रहते हैं, जबकि ALU में प्रोसेसिंग परफॉर्म हो जाने के बाद जो प्रोसीड डेटा जनरेट होता है वह फिर से मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये था आपका रजिस्टर। अब बात कर लेते हैं मेमोरी की। मेमोरी कंप्यूटर की वर्किंग स्टोरेज या कार्यकारी मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी कहते हैं। इसी में प्रोसेस होने वाला डेटा और डेटा व प्रोसेसिंग करने के प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर होते हैं, जिन्हें कंट्रोल यूनिट ALU में प्रोसेसिंग के लिए रजिस्टर में भेजता है। प्रोसेसिंग के बाद जो सूचनाएं या प्रोसीड डेटा जनरेट होते हैं वे सभी मेमोरी में ही आकर स्टोर होते हैं। मेमोरी में डेटा को संग्रह करने के लिए कई स्टोरेज लोकेशन होती हैं। हर स्टोरेज लोकेशन में एक बाइट की होती है और हर स्टोरेज लोकेशन का एक पूर्णांक नंबर होता है जिसे उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन की पहचान उसके एड्रेस से होती है। तो ये था आपका मेमोरी। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। एक बाइट की रैम में एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है और इसमें सिर्फ एक ही स्टोरेज लोकेशन हो सकती है। इसी तरह 1 KB की रैम में 1024 स्टोरेज लोकेशन हो सकती है और इसमें 1024 अक्षर स्टोर हो सकते हैं। तो जो मेमोरी जितने बाइट की होती है उसमें उतने ही कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं और उसमें उतनी ही स्टोरेज लोकेशन हो सकती है। जिस तरह से किसी शहर में ढेर सारे घर होते हैं और घर का एक नंबर होता है, किसी भी घर की पहचान उसके घर के नंबर से भी हो सकती है, उसी तरह से मेमोरी में भी विभिन्न स्टोरेज सेल होते हैं जिनका यूनिक नंबर होता है। हर किसी भी कंप्यूटर सेल को उसके नंबर से पहचान सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। हर स्टोरेज सेल के एक यूनिक नंबर को उस स्टोरेज सेल का एड्रेस कहते हैं। जिस तरह से हम किसी घर के कई तरह के घर को सामान रखते हैं और ज़रूरत होने पर उस घर से उस सामान को प्राप्त करके काम में लेते हैं, उसी तरह से मेमोरी में भी अलग अलग स्टोरेज सेल में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग मान स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को प्राप्त करके काम में ले सकते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी गहरा संबंध होता है और यदि आपको इस आर्टिकल के माध्यम से, तो आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और कुछ आप लोग जान लें। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं CPU के अहम हिस्से जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो CPU के मुख्यतः हिस्से होते हैं ALU है, CU है, SMPS, मदरबोर्ड। तो इन सब के बारे में थोड़ा जान लें। CPU के बहुत सारे घटक होते हैं जिनमें पहला है ALU। इसका काम होता है कंप्यूटर में दी जाने वाली अर्थमेटिक को ऑपरेट करना। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल यूनिट CU। ये कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है और इन्हें पढ़ता है, फिर उन्हें एक सिग्नल्स की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी के सभी अपना काम शुरू कर सकें। उसके बाद देखते हैं SMPS। SMPS आपके कंप्यूटर को बिजली सप्लाई करता है। ये एक बॉक्स की तरह होता है और इसी के साथ कंप्यूटर CPU की सारी मुख्य तारें जुड़ी होती हैं। उसके बाद आपका मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर CPU का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये एक तरह से कंप्यूटर के मेन फ्रेम का काम करता है। इसी के साथ जुड़कर कंप्यूटर के सारे हिस्से अपना काम कर पाते हैं। मदरबोर्ड भी कुछ ज़रूरी हिस्सों से बन पाता है, जैसे इसमें काफ़ी इलेक्ट्रिकल घटक, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, डायोड,
इंटीग्रेटेड सर्किट जुड़े होते हैं। उसके बाद आपका रैम आता है, जो आपके कंप्यूटर को चलाने का और आपके कंप्यूटर को स्पीड देने में मदद करती है। रैम सीपीयू के सीधे ही जुड़ जाती है। इससे कई प्रकार के होते हैं जैसे रीड ओनली, स्टैटिक, डायनेमिक इत्यादि। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर प्रोसेसर। आपके सीपीयू के मदरबोर्ड के पंखे के नीचे एक चौकोर आकार का प्रोसेसर लगा होता है जो आपके कंप्यूटर में दिए गए हर इनपुट को प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट देता है, जिसको हम अपना रिजल्ट मानते हैं। सीपीयू में कुछ अंदरूनी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि रोम, रीड ओनली मेमोरी। आपके कंप्यूटर की एक आंतरिक स्टोरेज डिवाइस होती है, लेकिन इसमें स्टोर की हुई फाइल्स को आप ज़्यादा बदल नहीं सकते, क्योंकि इसमें स्टोर की गई फाइल आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है और उन्हें बदलने से आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा इसमें एक पंखा होता है जो आपके सीपीयू को गर्म होने से बचाता है। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हम अपने कंप्यूटर में अनेक डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए गाने, फिल्म, गेम डालते हैं, तो अपनी इन्हीं सब फाइल को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, ताकि जब हम चाहें अपनी इन फाइल को दोबारा इस्तेमाल कर सकें। हार्ड डिस्क इस तरह से आपके कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड की तरह काम करती है और आप इसके साइज को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। अब बाज़ार में हमारे डेटा के स्टोर के लिए बाहरी स्टोरेज हार्ड डिस्क भी उपलब्ध है। उसके बाद आपका आता है डीवीडी राइटर। कुछ मूवीज या डॉक्यूमेंट को चलाने के लिए हमें सिर्फ डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क मिलती है, जो उन्हीं डीवीडी का प्रयोग करने के लिए हमारे सीपीयू में डीवीडी राइटर दिया होता है। उसके बाद आपका आता है फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले हमारी फाइल्स के स्टोरेज फ्लॉपी का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी एक डीवीडी की तरह दिखती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पर स्टोरेज करती है और आप इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर पाते थे, और आज इनकी जगह बाकी स्टोरेज डिवाइस ले चुके हैं। किंतु आज भी बहुत से ऑफिस में ज़रूरी फाइल स्टोर करने के लिए फ्लॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका आता है यूएसबी पोर्ट। सीपीयू में यूएसबी पोर्ट कनेक्टिविटी के ऑप्शन के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ आप पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, इंटरनेट और अन्य किसी बाहरी डिवाइस को जोड़कर उसका काम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीयू में आपको आपके फ़ोन के हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए किसी भी पिन दी होती है, और हर हिस्से का अपना एक काम होता है, जिसमें मिलने से हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से काम करता है। तो ये था आपके लिए कंप्यूटर का पूरे पार्ट की जानकारी, और ये क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर में। आपका M1 में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये बेसिक आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपको पूरा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टॉपिक वाइज मैंने हेडिंग वाइज बताया है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।